का नाम आतंक से जुड़ने के बाद आतंक के आकाओं की सूची अब लंबी होती जा रही है। सवाल है कि आतंक के कितने आका हैं। तो जैसे जैसे जांच एजेंसियों की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। आतंक के जिन नामों का खुलासा हो रहा है वो हैं अरमान मलिक, अतहर परवेज, इम्तियाज दाऊदी, मोहम्मद जलालुद्दीन, नरुद्दीन जंगी, ताहिर उर्फ मरगूब। इनसे पूछताछ में अब तक जो खुलासे सामने हैं उन 10 खुलासों के बारे में हम आपको बताते चलते हैं। आतंक के ये आका कितने हैं और इन आकाओं के तरफ से किए गए खुलासे कितने विस्फोटक। तो फुलवारी शरीफ मॉड्यूल केस का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इस वक्त संदिग्ध आतंकी ताहिर पुलिस की रिमांड पर है। पूछताछ में कुछ चौंकाने वाले खुलासे सामने हैं। फुलवारी शरीफ मामले में मरगूब के हवाले से क्या बड़ा खुलासा हुआ, पहले वो जरा जानिए और फिर समझेंगे कि ताहिर के तार कहां कहां तक जुड़े हैं। पटना के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके विदेशी कनेक्शन का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। ये है मरगूब उर्फ ताहिर, जो 48 घंटे की रिमांड पर है। ताहिर का कनेक्शन पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन तक मिला था। अब वो दोहा और टर्की तक पहुंच चुका है। अब तक की पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि ताहिर लंबे समय से सोशल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय था। लगातार कट्टरपंथियों के कांटेक्ट में था ताहिर। जयपुर के एक आतंकी ग्रुप में भी ताहिर का नाम है। ताहिर गजवाए हिंद से भी जुड़ा था। गजवाए हिंद नाम से बने व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन भी था। गजवाए हिंद ग्रुप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी शामिल थे। जाहिर है ताहिर के तार को बेतार करने के लिए बिहार पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां एक्शन मोड में हैं। बुधवार को ताहिर से जुड़े मामले को लेकर पटना स्थित एटीएस के कार्यालय में तकरीबन 3 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग चली। तेलंगाना एटीएस, महाराष्ट्र एटीएस, यूपी एटीएस के साथ साथ एनआईए, आईबी और रॉ के जो अधिकारी हैं, बिहार एटीएस के चीफ के साथ तकरीबन 3 घंटे की ये बैठक किए हैं। और इस बैठक में ये कोशिश की गई है कि दानिश के तार कहां कहां से जुड़े हुए हैं। तो कॉमन कह सकते हैं कि जो तार है वो जोड़ने की कवायद है कि देश में जो आतंकी घटनाएं हुई है उसमें दानिश कहां कहां शामिल था, किस किस प्लानिंग में इसने अपनी भागीदारी निभाई है। तो इसे खंगालने की कोशिश लगातार की जा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ से ताहिर को गिरफ्तार किया था, जिसका कनेक्शन पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन तक सामने आया था। ताहिर पाकिस्तान के रहने वाले फैजान नाम के एक शख्स के संपर्क में भी था। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। और इसीलिए कह रहे हैं कि आतंक के इन आकाओं के 10 बड़े खुलासे क्या हैं, ये जानना जरूरी हो जाता है। ताहिर उर्फ मरगूब का पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन से कनेक्शन है। दोहा और टर्की जैसे देशों के साथ भी ये तार जो है जुड़ रहे हैं। ताहिर उर्फ मरगूब के तार गजवाए हिंद से भी जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया, जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसी सोशल मीडिया ग्रुप का एडमिन भी था ताहिर। ताहिर लंबे समय से सोशल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय तौर पर कार्य कर रहा था। ग्रुप में पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश से भी कई लोग हैं जो जुड़े हुए थे। जयपुर के एक आतंकी ग्रुप में भी ताहिर का नाम बताया जा रहा है, जिसमें अतहर परवेज के नाम पर ये तमाम जानकारियां सामने। और मुस्लिम युवाओं की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी इस शख्स के ऊपर थी। अब तक 15 से 20 हजार युवाओं को ट्रेनिंग भी ये शख्स दे चुका है। जो बड़ा खुलासा इस वक्त सामने है, अरमान मलिक आतंक की ट्रेनिंग के लिए फंड जुटाने का काम करता था। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांटी गई थी और इस शख्स को
फंडिंग जुटाने का काम दिया गया था। संगठन से जुड़े हुए दफ्तरों की फंडिंग का काम जो है वो अरमान मलिक की तरफ से किया जा रहा था। अब ऐसे में जरा ये भी जान लीजिए कि आतंक के ये आका कौन कौन है, क्योंकि इन्हीं के बूते ये संगठन चलाया जा रहा था और विध्वंसक सोच को देश में फैलाने की कोशिश की जा रही थी। ताहिर उर्फ मरकूब की बात करें तो ताहिर उर्फ मरकूब का इंटरनेशनल कनेक्शन सामने है, जिसमें जिहादी कनेक्शन तक इसकी बात सामने आ चुकी है। ताहिर उर्फ मरकूब का इंटरनेशनल कनेक्शन है। बांग्लादेश और यमन से ताहिर के तार साफ तौर पर जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। ताहिर के तार कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक से है। लंबे वक्त से सोशल प्लेटफॉर्म पर मरकूब सक्रिय तौर पर नजर भी आया। कट्टरपंथियों की अगर बात करें तो कट्टरपंथियों के कांटेक्ट में ताहिर लगातार था। जयपुर के एक आतंकी ग्रुप जिसकी बार बार चर्चा की जा रही है, उस ग्रुप में भी ताहिर का नाम सामने है। गजवाए हिंद से भी ताहिर जुड़ा हुआ था। गजवाए हिंद ग्रुप का एडमिन भी था मरकूब। गजवाए हिंद ग्रुप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी जुड़े हुए थे। तो मोतिहार के मौलाना का भी कनेक्शन किस रूप में सामने है वो भी जरा जान लीजिए। बांग्लादेश के साथ कनेक्शन साफ तौर पर मौलाना का नजर आ रहा है। मोतिहारी से गिरफ्तार किया गया है मौलाना मुफ्ती असगर अली। ये वो नाम है जो यहां पर भूमिका तो मौलाना की निभा रहे थे, लेकिन कैसे राष्ट्र विरोधी कार्यों में जुड़े हुए थे। असगर अली मोतिहारी के रामगढ़वा का रहने वाला है। जामिया मारिया मिसवा मदरसा में पढ़ाने का काम करता था असगर। ढाका बड़ी मस्जिद के नायब के कमरे में रहता था। जमातुल मुजाहिदीन से मौलाना का कनेक्शन है, जो खुलासे इस वक्त सामने हैं, और उनमें बांग्लादेश का संगठन जमातुल मुजाहिदीन JMB, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, इसके साथ ये शामिल। भारत में इस पर प्रतिबंध है। ये प्रतिबंधित संगठन है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जमातुल मुजाहिदीन। इस पर प्रतिबंध भारत में लगाया गया, लेकिन तब भी इन लोगों के कनेक्शन सामने आते रहे। युवकों का ब्रेन वॉश करने का काम मौलाना असगर अली कर रहा था। जिहाद, जिस प्लान के साथ ये लोग जुड़े हुए थे, जिहाद वाले प्लान पर ये काम कर रहा था। यूपी के सहारनपुर से असगर अली ने अपनी पढ़ाई पूरी की है। अब आतंक का मास्टर अतहर परवेज कौन है, इस शख्स के बारे में भी जान लीजिए। तो फुलवारी शरीफ, जहां से इस मॉड्यूल का खुलासा हुआ, उसी फुलवारी शरीफ मॉड्यूल मामले में इस शख्स को गिरफ्तार किया जाता है। स्लीपर सेल तैयार करने का काम, ये जिम्मेदारी अतहर परवेज को दी गई थी। मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी इसके ऊपर थी। पटना ही नहीं, मुजफ्फरपुर, ये वो जगह है, इन जिलों में मीटिंग का काम ये शख्स कर चुका था। मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए ये शख्स इन जिलों में बुलाता था, जिनमें पटना, पूर्णिया, मोतिहारी और किशनगंज में ट्रेनिंग दी जाती थी। प्रतिबंधित संगठन सिमी का पूर्व सदस्य रह चुका है। PFI और SDPI का सक्रिय सदस्य भी ये शख्स है। अब अरमान मलिक की बात कर लें तो अरमान मलिक के बारे में भी जरा जान लीजिए। आतंक की ट्रेनिंग के लिए फंड जुटाने की जिम्मेदारी इसके ऊपर थी। ये फंड जुटाने का काम करता था। संगठन से जुड़े हुए दफ्तरों की फंडिंग का काम ये कर रहा था। धर्म विशेष के दूसरी तरफ ये शख्स कर रहा था। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए अरमान पैसे जुटाने का काम करता था और इसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए लोगों से हर महीने 600 रुपए लिए जा रहे थे। हालांकि ये 600 रुपए जो लिए जा रहे थे वो कहां जमा हो रहे थे, किस अकाउंट में जमा हो रहे थे और किस मद में हो रहे थे, ये तमाम चीजें जांच में अभी इस वक्त शामिल हैं। आतंक का आश्रयदाता मोहम्मद जलालुद्दीन, चूंकि 5 ये नाम हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, 21 की तलाश अब भी जारी है। मोहम्मद जलालुद्दीन झारखंड पुलिस का रिटायर्ड SI है। जलालुद्दीन के मकान में संदिग्धों की बैठक होती थी। 6 और 7 जुलाई की बैठक में PM के कार्यक्रम में गड़बड़ी का प्लान इन लोगों ने बनाया हुआ था। जलालुद्दीन के अहमद पैलेस में देश विरोधी गतिविधियां चल रही थी। आरोपियों के ठिकानों से इंडिया 2047 डॉक्यूमेंट बरामद किया गया। डॉक्यूमेंट में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात का जिक्र किया गया है।
अब जरा जान लीजिए नूरुद्दीन जंगी कौन है। नूरुद्दीन जंगी का पीएफआई के साथ कनेक्शन है। नूरुद्दीन को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। दरभंगा के उर्दू बाजार के शेर मोहम्मद गली का यह शख्स निवासी है। 2017 में नूरुद्दीन ने एलएलबी की डिग्री हासिल की थी। नूरुद्दीन जंगी पेशे से वकील है। नूरुद्दीन जंगी पीएफआई का सक्रिय सदस्य है और 2020 में दरभंगा से विधानसभा का चुनाव भी यह शख्स लड़ चुका है। मिशन इस्लामिक स्टेट कैंपेन चला रहा था यह शख्स। सिमी के पूर्व सदस्यों को जेल से छुड़ाने के लिए फंडिंग भी इस शख्स की तरफ से की गई। अब जरा ये जान लीजिए, जिस संगठन का नाम बार बार आ रहा है कि आखिर जेएमबी है क्या। बांग्लादेश का आतंकी संगठन है जेएमबी। जेएमबी भारत में अपना नेटवर्क फैलाने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश में फरवरी 2005 ये वो साल था जब बांग्लादेश में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी कि जेएमबी संगठन को 2005 में बांग्लादेश में ही प्रतिबंधित किया गया। अगस्त 2005 में बांग्लादेश में 500 बम प्लांट किए गए थे इस जेएमबी के तरफ से। जेएमबी के पास जो जानकारी इस वक्त है 10,000 आतंकियों का एक नेटवर्क है, जिसमें 2,000 आत्मघाती हमलावरों की फौज बनाई गई है। भारत में भी जेएमबी यानी कि आतंकवादी ये संगठन, इसे आतंकवादी संगठन के तौर पर ही घोषित किया गया है और ब्रिटेन में भी जेएमबी आतंकी संगठन की लिस्ट में शामिल है। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत दूसरे राज्यों में रहने वाले आतंकवादियों से संपर्क रखने वाले मरगूब उर्फ ताहिर से एटीएस मुख्यालय में लगातार पूछताछ की जा रही है। पटना पुलिस के साथ बिहार एटीएस, एनआईए, आईबी और रॉ के अधिकारियों ने घंटों लंबी पूछताछ की है और इस पूछताछ के दौरान ताहिर ने कई अहम खुलासे भी किए हैं। पूरी खबर एटीएस मुख्यालय से बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। उन्माद फैलाने की मंशा रखने वाले मरगूब उर्फ ताहिर से एटीएस मुख्यालय, जहां की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यहीं पे लगातार पूछताछ चल रही है। 48 घंटे के रिमांड पे पटना पुलिस ने मरगूब उर्फ ताहिर को ले रखा है और इसको लेकर के उससे पूछताछ इसी एटीएस मुख्यालय में की जा रही है। जो आधिकारिक सूत्र हैं उनके तरफ से जो जानकारी मिली है कि कल पटना एसएसपी, सिटी एसपी वेस्ट, एएसपी फुलवारी ने मरगूब ताहिर से लगभग 3.5 घंटे की पूछताछ इस मुख्यालय में की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केंद्रीय जांच एजेंसी, जिसमें एनआईए, बिहार एटीएस, आईबी के अलावा रॉ के जो अधिकारी हैं, उन्होंने भी तकरीबन 4.5 घंटे जो है वो पूछताछ की है और पूछताछ के दौरान ताहिर ने कई चौंकाने वाले खुलासा जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसी के समक्ष किया है। बताया है कि गजवे हिंद का जो व्हाट्सएप ग्रुप जो वो हैंडल करता था, उसके जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जो लोग थे जो कट्टरपंथ से जुड़े हुए हैं, उनको लगातार मैसेज का आदान प्रदान करता था। कई जानकारी जो है वो उन कट्टरपंथियों को वो साझा करता था ताहिर। और ये भी कहा गया है कि जो पूछताछ हुई है उसके आंशिक जो सवाल हैं उसके संदर्भ में हम बताते चले कि जो केंद्रीय जांच एजेंसी है एनआईए ने सवाल किया जब ताहिर से कि आतंक मॉड्यूल में वो कैसे शामिल हुआ और क्या साजिश, कौन कौन सी साजिश जो है वो कट्टरपंथ से जुड़े हुए लोग जो है वो रच रहे थे, तो इसका जवाब ताहिर ने दिया है। हालांकि जवाब क्या दिया है इसे मीडिया में नहीं बताया जा रहा है, लेकिन साथ ही ये भी एक सवाल पूछा गया कि कब और कहां क्या करने की साजिश थी। इससे जुड़े जो कोडवर्ड है उसे डिकोड करने की भी कोशिश लगातार बिहार एटीएस कर रही है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में बैठे जो आका हैं ताहिर के, उसको लेकर भी कई सवाल जो है वो किए गए हैं। गजवा हिंद व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े जो पाकिस्तानी नागरिक फैज़ान को लेकर के भी सवाल किया गया है। जांच एजेंसियों ने पूछा है कि फैज़ान जो है वो क्या कुछ कहता था, मंशा उसकी क्या थी। तो पूरी स्ट्रेटजी जो है उसके संदर्भ में लगातार पूछताछ की जा रही है और आज जो है ट्रांजिट रिमांड की अवधि वो पूरी होगी। लगभग 48 घंटे का जो वक्त है वो दोपहर में पूरा हो जाएगा। फिर एटीएस जो है
ताहिर को पटना पुलिस को सुपुर्द कर देगी। पटना पुलिस उसका मेडिकल करवा करके कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा, फिर न्यायिक हिरासत में वो आगे के लिए चला जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और हम बताते चले, महत्वपूर्ण चीज़ है कि फुलवारी शरीफ मॉड्यूल को लेकर के भी जो केंद्रीय जांच एजेंसी जो है वो पटना पुलिस को कई सुझाव दिया है, जिसमें सबसे अहम सुझाव जो है कि जो FIR लॉन्च किया गया था पटना पुलिस की तरफ से, उसमें UAPA एक्ट क्यों नहीं लगाया गया, IT एक्ट क्यों नहीं लगाया गया है। क्योंकि जो जानकारी है उसके मुताबिक जब इस मामले को लेकर के पटना पुलिस कोर्ट में जाएगी तो वहाँ पे जो भी तकनीकी जो साक्ष्य हैं, जैसे मोबाइल है, व्हाट्सएप चैटिंग है, ये प्रमाणित नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोर्ट में इसे एक्सटेंड करना पटना पुलिस के लिए मुश्किल हो सकता है। तो इसी वजह से जो केंद्रीय जांच एजेंसी है उन्होंने पटना पुलिस को सलाह दिया है कि FIR में जल्द ही UAPA एक्ट और IT एक्ट जो है वो जोड़ा जाए। बहरहाल अब देखना होगा कि पूछताछ के दौरान आगे और कौन कौन सी बड़ी बातें सामने आती है निकल कर। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बुधवार से पटना समेत 14 जिलों में मौसम का मिजाज बदला नजर आ रहा है और कहीं तेज तो कहीं धीमी बारिश लोगों को राहत और सुकून दे रही है। लगातार ये बारिश होती रहे ऐसी लोग उम्मीद कर रहे हैं। मौसम विभाग के जानकारों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहेगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमित कुमार। पिछले 24 घंटे से राजधानी पटना समेत बिहार के 14 जिलों में जो है वो अमृत बरस रहा है। यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार चिलचिलाती धूप, उमस से लोग परेशान थे। किसान जो है वो आसमान की तरफ टकटकी लगा करके देख रहे थे कि कब बारिश होगी, कब अमृत बरसेगा और उनके खेत में पानी जो है वो आएगा और जो फसल उन्होंने लगाया है धान का वो आगे बढ़ेगा, लहलहाएगा। और इसी बीच जो है कल से लगातार जो बारिश है, बूंदाबांदी वो हो रही है। कई जगहों पर भारी बारिश भी हुई है और अभी जो मौसम विभाग के जानकार जो बता रहे हैं कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम जो है वेदर जो है वो बना रहेगा, बारिश जो है वो लगातार होती रहेगी। और ये जानकारी भी दी गई है कि मानसून की ट्रफ लाइन जो है पटना से होकर के गुजर रही है, तो इस कारण से भी रेन जो है, बारिश वो लगातार देखने को मिलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं किसानों को, आम लोगों को इस बारिश ने राहत दी है। और जो जानकारी मौसम विभाग के जानकार ने दिया है उसके मुताबिक अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का खुशनुमा मौसम जो है वो बना रहेगा। हालांकि इस दौरान मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने लोगों से अपील किया है, चूँकि येलो अलर्ट जारी है तो इस कारण से बारिश के दौरान जो है आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई जा रही है। तो लोग जो हैं अपने घरों से निकले तो सावधानी बरतते हुए निकलें। थोड़ी सी लापरवाही जो है उनके लिए घातक हो सकती है और इसी वजह से मौसम विभाग के जो जानकार हैं उन्होंने अलर्ट जारी किया है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मिथिला पेंटिंग देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पसंद की जाती है। अभी तक आपने कपड़े, कागज या फिर घर की दीवारों पर मिथिला पेंटिंग देखी होगी, लेकिन मधुबनी में एक महिला कलाकार की कला इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में और कहीं ज्यादा खूबसूरत भी है। मधुबनी के हरलाखी की खुशबू चौधरी ने अनोखा प्रयोग करते हुए अपनी कार को ही कैनवास बनाकर मिथिला पेंटिंग से रंग डाला।